हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो होने वाला है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जिसके अंदर हम अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं अंडर ऑर्डर 38 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो आज का ये जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स से इसको समझ लेते हैं। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती क्या है? तो बेसिकली क्या होती हैं कि सप्लीमेंट्री या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जो कि कोर्ट द्वारा लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? ताकि जो जस्टिस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। कब तक? जब तक वो जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग है। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का काम बेसिकली ये है कि कुछ ऐसे मेजर्स लेना ताकि जस्टिस को प्रोटेक्ट किया जा सके जब तक वो जो केस है डिसाइड नहीं हो जाता कोर्ट द्वारा। अब ये जनरली किस चीज़ के लिए किया जाता है? ताकि जो डिफेंडेंट है उसकी जो प्रेजेंस है, जब तक केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक उसकी जो प्रेजेंस है उसको सिक्योर करने के लिए, और जो भी प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस सिंपल है कि डिफेंडेंट को उस कोई भी एक्ट से रोकना। कौन से एक्ट से रोकना? जो कि हमारी जो कोर्ट की डिग्री है उसको यूजलेस कर सकता है। अब ऐसे क्या क्या एक्ट हैं जो कि डिफेंडेंट के, जो कि एक कोर्ट की डिग्री को यूजलेस बना सकते हैं? अब अगर मान लो ए एंड बी के बीच में केस चल रहा था, अब जो बी यहाँ पे डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस चल रहा था वो भाग जाए, या जिस प्रॉपर्टी के ऊपर केस चल रहा था उसको कहीं छुपा दे, या फिर वो जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे उसको मानने से मना कर दे। तो इन सब चीज़ों के लिए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनको लिया जाता है जब तक कि जो केस है वो डिसाइड ना हो जाए। अब रूल 1 क्या बताता है हमें? तो रूल 1 सिंपल, आप यहाँ पे देखो कि कोर्ट मांग रहा है सिक्योरिटी किससे? डिफेंडेंट से। किस चीज़ के लिए सिक्योरिटी मांग रहा है? ताकि जो डिफेंडेंट है जब जब उसको बुलाया जाए कोर्ट में तब तक वो अपीयर हो सके। तो जो जो भी फ्यूचर हियरिंग है उसके लिए यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट से सिक्योरिटी मांग रहा है। अब इसका पर्पस क्या है? टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। तब तक जब तक जो सूट है वो कोर्ट द्वारा डिसाइड ना कर दिया जाए तब तक। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो कब कब एक्ट कर सकता है? तो किसी भी स्टेज पे, मान लो कोई भी सूट चल रहा है ए एंड बी के बीच में, अब किसी भी स्टेज पे जो कोर्ट है हमारा उसको ऐसा लगता है कि मुझे डिफेंडेंट से जो है सिक्योरिटी रखवा लेनी है एडवांस में, तो कोर्ट जो है उस स्टेज पे एक्ट कर सकता है, मतलब एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब कोर्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उसको डिफेंडेंट से सिक्योरिटी लेनी ही लेनी है। अब वो कैसे हो सकता है? या तो अगर उसे बिलीव होता है कि जो डिफेंडेंट है वो भाग सकता है, या दूसरा जो प्लेंटिफ है वो अपने एक एफिडेविट के थ्रू बताए। अब ये कोर्ट को कैसे कैसे पता चल सकता है कि हमें एक डिफेंडेंट से सिक्योरिटी जो है वो एडवांस में फर्निश कर लेनी चाहिए? तो सबसे पहली सिचुएशन ये बताती है कि जो डिफेंडेंट है वो डिले करने की कोशिश कर रहा है, या दूसरा कि वो कोर्ट के जो भी प्रोसेस है उसको अवॉइड कर रहा है, तीसरा वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या डिले कर रहा है किस चीज़ को? जो भी डिग्री है उसके एग्जीक्यूशन में अगर वो डिले कर रहा है तब जो कोर्ट है वो डिफेंडेंट से सिक्योरिटी फर्निश करवा सकता है फॉर अपीयरेंस। अब इसके अंदर क्या क्या ग्राउंड्स इंक्लूड होंगे एक बार इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पहली बात तो ये जो एब्सकॉन्ड है, एब्सकॉन्ड का मतलब लापता। अब अगर कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि जो डिफेंडेंट है भाई वो ऑलरेडी भाग चुका है, ऑलरेडी लापता है, या जो भी कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन उसको ऑलरेडी छोड़ चुका है, या अबाउट टू मतलब छोड़ने वाला है, या उसने क्या किया कि जो भी प्रॉपर्टी थी उसको ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दिया, या उसको कोर्ट के एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में ट्रांसफर कर दिया। लास्ट पॉइंट ये बताता है कि अब अगर ये पता चलता है कि जी जो डिफेंडेंट है हमारा वो तो इंडिया छोड़ने वाला है, तो ऐसे केसेस में रूल 1 हमें ये बताता है कि कोर्ट जो है डिफेंडेंट से सिक्योरिटी जो है फर्निश करवा सकता है फॉर अपीयरेंस। अब ऐसे केसेस में कोर्ट के पास क्या क्या पावर है? तो सबसे पहली पावर तो ये है कि वो एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है डिफेंडेंट के नाम पर इशू करवा सकता है। दूसरा, अब अगर मान लो जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट के पास लाया जा रहा है और उससे ये पूछा जाएगा भाई हाँ ऐसा कोई रीज़न बताओ कि आपसे सिक्योरिटी ना मांगी जाए फॉर अपीयरेंस। अब यहाँ पर सेफ गार्ड के बारे में जान लेते हैं फॉर डिफेंडेंट। अब जो डिफेंडेंट है, मान लो जो भी वारंट में जो भी अमाउंट मेंशन था जो कि प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा कोई अमाउंट जो है डिफेंडेंट पे कर देता है,
तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जो भी बाकी बचा हुआ अमाउंट था वो कोर्ट के पास जमा करवा देता है। अब रूल 2 हमें सिंपल सिक्योरिटी के बारे में बताता है। अब इसमें क्या होता है, अब जो डिफेंडेंट है अगर वो मान लो कोई प्रॉपर कॉज नहीं दे पाता तो कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकता है। तो कोर्ट ये बोल सकता है कि जो भी प्लेंटिफ का जो भी क्लेम है उसका जितना भी अमाउंट है तो वो जो है उसको डिपॉजिट कर दे कोर्ट के पास, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी दे दे फॉर अपीयरेंस कि जब जब उसे बुलाया जाएगा तब तक वो कोर्ट में उपस्थित होगा। अब यहाँ सिक्योरिटी का क्या रोल है, तो रूल 2 के अंदर जो सिक्योरिटी होता है वो बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ये बोलता है कि अब अगर जो डिफेंडेंट है वो अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, तो जो भी अमाउंट होगा डिफेंडेंट के बिहाफ पे वो पर्सन जो है सिक्योरिटी वो पे करेगा। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो एज ए सिक्योरिटी भी काम कर सकती है। अब रूल 3 हमें क्या बताता है, तो रूल 3 ये बताता है डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी। मतलब कि जो सिक्योरिटी वाला पर्सन था जिसने बोला था कि भाई अगर मान लो डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो उसके लिए मैं पे करूंगा जो भी अमाउंट रहेगा। अब जो ये सिक्योरिटी वाला पर्सन है ये अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसका क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। तो कोर्ट जो है एक इशू करेगी एक समन, किसको, डिफेंडेंट को, कि भाई जल्दी से जल्दी कोर्ट के अंदर आप अपीयर हो जाइए। जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ एक वारंट भी इशू कर सकती है अगर जरूरत पड़े तब। नेक्स्ट ये बताता है कि अब अगर जो डिफेंडेंट है वो अपीयर हो जाता है कोर्ट के अंदर तो जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी को रिलीज किया जाएगा तो डिफेंडेंट से दोबारा फ्रेश सिक्योरिटी मांगा जाएगा। क्यों फ्रेश सिक्योरिटी मांगा जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी था वो एज ए सिक्योरिटी काम कर रहा था, अब वही रिलीज हो गया है अपनी ड्यूटी से, तब यहाँ से तो यहाँ पर डिफेंडेंट से एक फ्रेश सिक्योरिटी मांगी जाएगी। अब रूल 4 हमें क्या बताता है कि इफ डिफेंडेंट फेल्स टू फर्निश और रिन्यू सिक्योरिटी, मतलब इफ डिफेंडेंट डज नॉट ओबे एन ऑर्डर अंडर रूल 2 और रूल 3। अब जो डिफेंडेंट है वो रूल 2 एंड रूल 3 के अंडर जो भी ऑर्डर्स थे उसको ओबे नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, तब कोर्ट क्या कर सकती है, तो कोर्ट उसको सिविल जो प्रिजन है उसमें कमिट कर सकती है। कब तक रख सकती है, जब तक जो सूट है वो डिसाइड नहीं हो जाता, और डिक्री के पास होने के बाद जब तक जो डिक्री है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक उस पर्सन को उस प्रिजन में रखा जाएगा। अब इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं कि कोई भी डिटेंशन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी केस में, एंड वो जो डिटेंशन है वो 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर जो सूट की या जो केस की जो वैल्यू है वो 50 रुपये या 50 रुपये से कम है। बाद में डिफेंडेंट को रिलीज भी किया जा सकता है, अब अगर वो कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई कर ले या कोर्ट के ऑर्डर्स को जो भी हैं उनको मान ले तब। अब नेक्स्ट पॉइंट है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, मतलब एक पर्सन की, एक डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाएगा। कब तक अटैच कर दिया जाएगा, कब तक जब्त कर लिया जाएगा, जब तक वो जो जजमेंट है वो ना आ जाए। तो रूल 5 हमें यहाँ क्या बताता है, व्हेन डिफेंडेंट मे बी कॉल्ड टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ऐसा कब कब किया जा सकता है, किसी भी स्टेज पे कोर्ट के दौरान कोर्ट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे एक पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच करना ही करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्निशिंग सिक्योरिटी थ्रू एफिडेविट और अदर एविडेंस। अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो हमारा डिफेंडेंट है उसका इंटेंशन है कोर्ट की जो डिक्री है उसके एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना या उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको डिले करना, अब ये कैसे कैसे पता चल सकता है कि जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसका कोई एक हिस्सा या पूरी प्रॉपर्टी को बेचने वाला हो, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है उसको एक कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से दूसरी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में वो ट्रांसफ़र करने वाला हो, तब कोर्ट जो है तब क्या कर सकती है, डिफेंडेंट से सिक्योरिटी मांग सकती है या उससे फिर रीज़न मांग सकती है कि क्यों उस पर्सन से, क्यों डिफेंडेंट से सिक्योरिटी नहीं मांगनी चाहिए, सिक्योरिटी क्यों नहीं फर्निश करवानी चाहिए। अब रूल 5 का जो पार्ट 2 है वो हमें क्या बताता है, तो वो यहाँ पे ये बोला जाता है द प्लेंटिफ मस्ट स्पेसिफाई, तो प्लेंटिफ को जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस चीज़ को, कि कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच करना है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। अब रूल 6 हमें यहाँ क्या बता रहा है, इफ़ डिफेंडेंट फेल्स टू शो कॉज और फर्निश सिक्योरिटी। अब जो डिफेंडेंट है
अगर वो कोई पर्टिकुलर या कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे पाता या फिर वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता है कोर्ट को, तब क्या होगा? तो जो कोर्ट है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लेगी। अब रूल 9 हमें क्या बताता है? रिमूवल ऑफ अटैचमेंट। अब एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो अटैचमेंट था वो रिमूव कब किया जा सकता है? जब जो डिफेंडेंट है वो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी को फर्निश कर दे या फिर वो जो सूट है वो डिसमिस हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किस चीज़ के बारे में था? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, दैट इज द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद एवरीवन।